गुड मॉर्निंग बच्चों। लेसन नंबर 14 करा रहे हैं हम आपको, प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्सेस। जल, जल तो आप देखते भी हैं, पीते भी हैं, नहाते भी हैं, धोते भी हैं, तो जल तो बहुत जरूरी है। और जल कैसा है? जल एक अद्भुत द्रव है। इंग्लिश में बोलते हैं वाटर, और रासायनिक सूत्र है इसका H2O। H2O। जल ही जीवन है बच्चों, जल नहीं तो जीवन नहीं। हमें पता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा भूभाग जल से घिरा हुआ है, जल से ढका हुआ है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा भूभाग लगभग कितना? 75% जल से जल उपस्थित है। पृथ्वी का सबसे बड़ा भूभाग पर जल उपस्थित है। और कितने भूभाग पर है? लगभग 75% भूभाग पर। कुछ मात्रा जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में पाई जाती है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा भूभाग लगभग 75% भूभाग पर जल उपस्थित है, और जल की कुछ मात्रा जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में पाई जाती है। कहां पाई जाती है जल की कुछ मात्रा? वायुमंडल में। देखिए, जल जो 75% पाया जाता है, तो जल की पृथ्वी पर अधिकतर मात्रा महासागरों व समुद्रों में होती है, तथा वह जल खारा होता है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि आप कह रहे हैं कि 75% जल पृथ्वी पर पाया जाता है, तो ये कहां पाया जाता है? महासागरों या समुद्रों में पाया जाता है। और महासागरों और समुद्रों का जल कैसा होता है बच्चों? खारा होता है। कोशिका की जितनी भी प्रक्रियाएं सभी जलीय माध्यम में होती हैं।
सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जलीय माध्यम में होती हैं। जलीय माध्यम में होती हैं। तो जल ही जीवन है, यही हम लिख सकते हैं। प्राणियों को जीवित रहने के लिए जल आवश्यक है। तो ये जल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों। जल एक अद्भुत द्रव है, जल अद्भुत द्रव है, इंग्लिश में वाटर कहते हैं। सूत्र है, रासायनिक सूत्र H2O। जल ही जीवन है। प्राणी चाहे पौधे हों या जंतु हों, जीवित रहने के लिए जल आवश्यक है। पृथ्वी के सबसे बड़े भूभाग पर 75% भूभाग पर जल उपस्थित है। जल की कुछ मात्रा जलवाष्प के रूप में भी वायुमंडल में पाई जाती है, और जो जल है उसका अधिकतर भाग कहाँ पाया जाता है? महासागरों व समुद्रों में पाया जाता है। और महासागरों व समुद्रों का जल कैसा होता है? खारा। और जितनी भी कोशिकीय प्रक्रियाएं होती हैं सभी जलीय माध्यम में होती हैं। तो ये हमने जल के बारे में देखा बच्चों। अब देखिए, जैसे हमने वायु प्रदूषण को देखा था, इसी प्रकार से जल का प्रदूषण भी होता है। जल प्रदूषण नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जल प्रदूषण। तो बताइए बच्चों, जल प्रदूषण क्या है? कैसे जल को आप दूषित कहेंगे, कैसे जल को आप प्रदूषित कहेंगे? तो जल प्रदूषण क्या है? जल, बारिश का जल सीधा ही आता है और उसको इकट्ठा कर लिया जाए तो वह जल सबसे शुद्ध माना जाता है। और जो भूमिगत जल है, जैसे कि हैंडपंप से, कुओं से बोरिंग करके जो जल निकाला जाता है, वह भी बिल्कुल शुद्ध जल होता है। अगर इस जल में कुछ मिट्टी आ जाए, कचरा आ जाए, कोई बैक्टीरिया आ जाए, कोई गंदगी आ जाए, तो जल कैसा हो जाता है? दूषित हो जाता है। और जल का दूषित होना ही क्या है? जल प्रदूषण। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जल प्रदूषण। जल में अवांछनीय जल में अवांछनीय पदार्थों का मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। देखिए कि आपने तालाब देखे होंगे और तालाबों में अवांछनीय पदार्थ आ जाते हैं। जैसे पशु, उनको छोड़ दिया जाता है तो उसमें वो बैठ जाते हैं तो मलमूत्र त्याग देते हैं। पशु तो क्या, इंसान भी मलमूत्र का विसर्जन कर देते हैं, उधर कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, और बर्तन, बाकी और अन्य गंदगियां भी। फैक्ट्रियों से जो भी दूषित पदार्थ होते हैं वो भी उसमें छोड़ दिए जाते हैं। जैसे पहाड़ है, पहाड़ी एरिया है, तो वहां पर जो रेस्टोरेंट है, होटल है, तो वहां पर जो भी सीवरेज होता है, जो भी गंदगी होती है, वेस्ट होती है, वो भी जल के अंदर, वहां से बहुत सारी नदियां निकलती है पहाड़ी एरियो से, लेकिन वहां पर जो गंदगी है, जो अपशिष्ट है, उसको क्या किया जाता है? उसका निस्तारण तो किया नहीं जाता और उसको कहाँ छोड़ दिया जाता है? जल में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है बच्चों? जल दूषित हो जाता है, जल प्रदूषित हो जाता है और नदियों का इस तरीके से दूषण हो जाता है।
और भी देखिए कि जैसे कोई पशु पक्षी मर जाते हैं तो उसको जल में विसर्जित कर दिया जाता है। बड़े बड़े समुद्रों के अंदर भी जितना भी कचरा होता है उसको फेंक दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जल क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। मेन हमारा जो जल दूषित होना है वो होता है पीने वाला जल। अगर हम जो पीते हैं वह जल, जो नहाते हैं, पीते हैं, धोते हैं, खाना पकता है, अगर वह जल ही दूषित हो जाए तो वह हमारे लिए बहुत ही क्या होता है, कष्टप्रद होता है और इससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी हो जाती हैं बच्चों। तो जल प्रदूषण अवांछनीय पदार्थों का मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। जैसे कि देखिए कि जलाशयों में अवांछनीय पदार्थों का मिलना जलाशयों से उपयोगी पदार्थों का हटना ये हट जाते हैं उपयोगी पदार्थ तो भी कैसा हो जाता है, जल प्रदूषित हो जाता है, दूषित हो जाता है। तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन होता है तो भी क्या होता है, जल दूषित हो जाता है। देखिए कैसे होता है जल दूषित। जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थों का मिलना, ये पदार्थ पीड़कनाशी उर्वरक हो सकते हैं, खेतों में उपयोग आते हैं। इनको क्या कर दिया जाता है, पीड़कनाशी अवांछनीय पदार्थ कहाँ आ जाते हैं, जलाशयों में आ जाते हैं। और वहां पर जो जीव जंतु हैं उनको क्या होता है कि वहां की जो जल की ऑक्सीजन है और जो वहां पे पोषक पदार्थ है उनको क्या खुद उपयोग कर लेते हैं, जिससे क्या होता है जल में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को वहां पर ऑक्सीजन की और भोजन की कमी आती है, वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो जलाशयों में उपयोगी पदार्थों का हटना भी इनकी वजह से हो जाता है और तापमान में परिवर्तन के कारण भी जल प्रदूषित हो जाता है। तो आप जल प्रदूषण के तो बहुत सारे कारण लिख सकते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ये था हमारा जल प्रदूषण। तो हमारे लिए इतना ही टॉपिक है, आपके कोर्स के अंदर ज्यादा नहीं करना इसमें जल प्रदूषण में। नेक्स्ट देखते हैं हम मृदा में खनिज की प्रचुरता। तो आप जल प्रदूषण की परिभाषा, जल प्रदूषण के कारण और जल प्रदूषण के प्रभाव और जल प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, ये सारी चीजें आप डिटेल में देखेंगे। तो आप ये टॉपिक तैयार करेंगे बच्चों, जल प्रदूषण से रिलेटेड। जल प्रदूषण क्या है, इसके कारण, प्रभाव, इससे क्या प्रभाव होता है इसके कारण, और रोकथाम कैसे की जा सकती है, इस पर आप लिखेंगे बच्चों। जल प्रदूषण क्या है, इसके कारण क्या है, प्रभाव क्या है, रोकथाम क्या है। आज इस पर नोट्स बनाएंगे और आज आप इस पर लिखेंगे डिटेल में, क्योंकि आप बहुत पढ़ते आ रहे हैं जल प्रदूषण से रिलेटेड, तो आप इसको देखेंगे। तो जल प्रदूषण थोड़ा सा हमने आपको बता ही दिया कि जल में अवांछनीय पदार्थों का शामिल होना, मिलना क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। और इसके कारण तो आप बता सकते हैं क्या क्या कारण है कि जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थों का मिलना, ये पदार्थ जैसे पीड़कनाशी, उर्वरक खेतों में उपयोग होते हैं वो इसमें मिला दिए जाते हैं। मलमूत्र त्याग दिया जाता है, पशुओं द्वारा मलमूत्र त्यागना, मरे हुए पशुओं को उसमें विसर्जित कर देना, फेंक देना। और क्या करते हैं कि जितनी भी जैसे पॉलीथीन वगैरह फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं, वो उड़कर कहाँ चला जाता है, जलाशयों में चल जाता है। तो उससे भी क्या होती है, गंदगी होती है। जैसे फैक्ट्री वगैरह है, फैक्ट्रियों में भी क्या होता है कि जितने भी अपशिष्ट होते हैं फैक्ट्री के, वो भी क्या कर दिए जाते हैं, जल में छोड़ दिए जाते हैं। और इसी प्रकार अगर हम देखें तो पहाड़ी एरियो में जैसे रेस्टोरेंट वगैरह हैं या घरों का भी जो भी दूषित पदार्थ है वो कहाँ, जल में छोड़ दिए जाते हैं। तो ये सारे जल प्रदूषण के कारण है। प्रभाव तो आप जानते हैं कि अगर हम गंदा जल पिएंगे तो क्या क्या होगा। तो गंदा जल पीने से त्वचा की बीमारियां, पेट की बीमारियां और भी बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को लग जाती हैं। और इससे क्या होता है, बदबू आना और पूरे वातावरण अशुद्ध हो जाता है। रोकथाम के लिए क्या है कि ये जो सारी चीजें हैं जो हम कारण थे उनको हम क्या करें,
रोक दे, उन पर रोक लगाए, तो इस तरीके से इसकी रोकथाम हो सकती है। तो आप इसकी डिटेल लिखेंगे बच्चों, अच्छे से इसका टॉपिक बनाकर कम से कम 2 पेज में इसको लिखेंगे। तो आज आप ये काम करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। जल प्रदूषण क्या है, इसके कारण क्या है, प्रभाव क्या है, रोकथाम क्या है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे। तो इस पर आप नोट्स बनाएंगे बच्चों। नेक्स्ट आता है मृदा में खनिज की प्रचुरता। मृदा, हमने जो प्राकृतिक संपदा देखी थी उसमें वायु, जल और मृदा देखी थी। तो वायु और जल को तो हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे मृदा। मृदा जानते हैं आप, मिट्टी, मृदा। तो मृदा में खनिज पदार्थ, खनिज तत्व, इनका क्या देखेंगे बच्चों हम? खनिज की प्रचुरता देखेंगे कि कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो मृदा में खनिज की प्रचुरता। अभी वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। स्वागत है बच्चों आपका। तो हम देख रहे थे मृदा और मृदा में खनिज की प्रचुरता। पहले हम मृदा के बारे में बताएं। मृदा, तो अगर आप देखें तो पृथ्वी का जो भूपृष्ठ है सबसे ऊपरी स्तर है जो, वो वहां क्या पाई जाती है? मृदा पाई जाती है। तो पृथ्वी के ऊपरी भूपृष्ठ पर क्या पाई जाती है बच्चों? मृदा। पाई जाती है। मृदा में विभिन्न खनिज तत्व होते हैं। मृदा में विभिन्न क्या होते हैं? खनिज तत्व होते हैं, खनिज होते हैं जो जंतुओं और पौधों के पालन पोषण में सहायता करते हैं। ये खनिज तत्वों की कमी से फिर विभिन्न रोग हो जाते हैं, नहीं है तो मिलते तो मृदा से ही विभिन्न खनिज तत्व मिलते हैं, किनको? जंतुओं को और पेड़ पौधों को। देखिए मृदा किस तरीके से बनती है। तो मृदा के निर्माण, मृदा का निर्माण देखते हैं बच्चों। तो इसमें कौन कौन सहायक है ये देखते हैं। तो सूर्य नंबर 1 पर देखते हैं। सूर्य मृदा के निर्माण में सहायक है। कैसे? देखिए विभिन्न चट्टानें हैं, जैसे
ये चट्टाने हैं और इन पर क्या हुआ, जैसे कि पहले मैं आपको बता भी चुकी हूं कि चट्टाने हैं और ये सूर्य है। जब सूर्य की किरणें चट्टानों पर, पत्थर पर गिरती हैं, पत्थर पर, तो ये पत्थर क्या होता है, तेज गर्म हो जाता है, तेज गर्म। तेज गर्म होने के बाद फिर ये ठंडा होता है, रात होती है, रात को ये क्या होता है, ठंडा होता है। अब ठंडा होता है तो जब तेज गर्मी पड़ी तब तो ये पत्थर फैल गया, फैलता है गर्मी। जब रात को ठंडा होता है तो फैलता है, तो फिर वो सिकुड़ता है। सिकुड़ने पर फिर क्या आती है कि पत्थर के अंदर दरार आ जाती है बच्चों, और ये दरार ठंडा गरम होता रहता है, तो ये दरार आती जाती है और चट्टान क्या होती है, चटक जाती है। और चट्टाने चटक कर धीरे धीरे क्या, मिट्टी का, मृदा का रूप ले लेते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य क्या करता है, मृदा के निर्माण में सहायक है। जब हवा चलती है, पानी बरसता है, तो वहां से ये मृदा बहकर आ जाती है। तो सूर्य, तो हम बता सकते हैं जब दिन के समय तेज गर्मी पड़ती है तो पत्थर गर्म होकर फैलता है, गर्म होकर फैलता है। रात के समय ठंडा होकर संकुचित होता है, सिकुड़ता है, संकुचित होता है। बार बार ऐसा होने से, बार बार ऐसा होने से पत्थर की चट्टानों में, पत्थर की चट्टानों में दरार आ जाती है। और इस प्रकार चट्टानों से मृदा बनती है, मृदा का निर्माण होता है। तो हम पहला निर्माण में जो सहायक है वो है सूर्य, और सूर्य से किस प्रकार से होता है निर्माण, ये हम बता चुके हैं। तो देखिए, तो हमने देखा मृदा, और मृदा में खनिज की प्रचुरता होती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी भूपृष्ठ पर मृदा पाई जाती है। मृदा में विभिन्न खनिज तत्व होते हैं जो जंतुओं और पौधों के पालन पोषण में सहायता करते हैं। मृदा का निर्माण, मृदा के निर्माण में सबसे पहले हम देखते हैं जो कारक है वह है सूर्य। और सूर्य से किस प्रकार होता है कि दिन के समय जब तेज गर्मी पड़ती है तो पत्थर की चट्टानें गर्म हो जाती है, पत्थर गर्म हो जाता है और फैलता है, चट्टानें फैलती हैं। रात के समय जब ठंड होती है तो ठंड के कारण वापस से वो फैली हुई चट्टानें क्या, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। तो बार बार ये प्रक्रिया होती रहती है, जिससे क्या क्या बार बार फैलने और सिकुड़ने की वजह से पत्थर की चट्टानों में दरार आ जाती है। और इस प्रकार चट्टानों से जो दरार आती है तो चट्टानें टूटने लगती हैं, थोड़ी थोड़ी टूटने लगती हैं और चूरा होने लगता है उनका, और उससे क्या, मृदा का निर्माण होता है। तो ये हमने देखा किससे, सूर्य से मृदा का निर्माण। मृदा के निर्माण में सूर्य किस प्रकार से सहायक है ये बताया आपको। अब नेक्स्ट देखिए, तो जो मृदा के निर्माण में सहायक है वो है जल। देखिए, नदी, तालाब, समुद्रों में पानी तेज तेज धाराएं चलती हैं। समुद्र में भी जब ज्वार भाटा आता है तो देखो कितनी जोर से पानी ऊपर और नीचे चढ़ता और उतरता है, और कितनी चट्टानों को चूर चूर करता है। इसी प्रकार से जब नदियां बहती हैं,
तेज प्रवाह आता है तो पहले तो एक नदी का तेज प्रवाह पत्थरों पर जोर से प्रेशर डालता है, दबाव डालता है और पत्थरों को बहा के भी ले जाता है। और ये पत्थर क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं और आपस में टकराने के कारण टूटते हैं और उससे भी क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। जल मृदा के निर्माण में सहायक है। जल पत्थरों को बहाकर ले जाता है। पत्थर एक दूसरे से टकराते हैं और टूटते हैं, जिससे मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा के कारण किस प्रकार से होता है, जल के कारण मृदा का निर्माण देखिए कैसे होगा कि जल पत्थरों को बहाकर ले जाएगा, पत्थर एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने के कारण टूटेंगे और फिर क्या होगा, मृदा का निर्माण होगा। जिस प्रकार से जल क्या करता है, पत्थरों को तोड़ देता है, उसी प्रकार तेज हवाएं भी पत्थरों को तोड़ देती हैं। तो नेक्स्ट है वायु। वायु के कारण कैसे मृदा का निर्माण होगा, ये हमारा दूसरे नंबर पे जल था और ये तीसरे नंबर पे वायु। तो वायु के तेज प्रवाह के कारण पत्थर टूट जाते हैं और मृदा का निर्माण होता है। वायु मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। तो ये हमने वायु के कारण बताया आपको। देखिए हवा तेज चले या फिर तेज बारिश हो, बाढ़ आ जाए, तो अगर पेड़ पौधे लगे होंगे तो पेड़ पौधे क्या करेंगे, उनकी जो मृदा है वो जड़ों में फंसी रहेगी। लेकिन अगर पेड़ पौधे कम हैं, वहां पर पेड़ पौधे है ही नहीं, तो वहां की मिट्टी, वहां की मृदा हवा के साथ या जल के साथ बहकर चली जाती है और इस प्रकार से मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है, मृदा अपरदन। क्या कहलाता है, मृदा अपरदन। तो हम लिख सकते हैं मृदा अपरदन। जल या वायु के कारण मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या मृदा का कटाव मृदा अपरदन कहलाता है। पेड़ पौधे
मृदा अपरदन को रोकते हैं। जीव भी मृदा के निर्माण में सहायक हैं। जीव जंतुओं से भी मृदा का अपरदन होता है, मृदा का निर्माण होता है बच्चों। तो ये हमने मृदा के बारे में देखा अभी, मृदा का निर्माण। तो देखिए बच्चों, ह्यूमस होता है, वो क्या होता है कि मृदा के विभिन्न छोटे बड़े कण होते हैं और उसमें जीव जंतु सड़े गले पदार्थ मिल जाते हैं और उस मृदा को क्या करते हैं, उपजाऊ बना देते हैं। और ये क्या होता है, ह्यूमस होता है। और इसमें जैसे कि केचुआ है, केचुआ जो ह्यूमस होता है उसको बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। सड़े गले जो जीव जंतु या पदार्थ हैं उनको क्या करता है, ये सूक्ष्म जीव भी क्या करते हैं, मृदा में मिला देते हैं। मृदा एक मिश्रण है जिसके छोटे बड़े टुकड़े तथा सड़े गले सजीवों के टुकड़े बनाते हैं। ह्यूमस के कारण मृदा सरंध्र हो जाती है, यानी कि मृदा रंध्र आ जाते हैं, सरंध्र हो जाती है, जिससे मृदा में जल तथा वायु आसानी से प्रवेश कर पाती हैं। प्रवेश कर पाती है। मृदा की जो ऊपरी परत होती है, मृदा की ऊपरी परत में ह्यूमस और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसे ऊपरी मृदा कहते हैं।
क्या कहते हैं बच्चों? ऊपरी मृदा कहते हैं। ऊपरी मृदा की गुणवत्ता उस क्षेत्र की जैविक विविधता का निर्धारण करती है। कि वहां की मृदा कितनी गुणवत्तापूर्ण है। उस गुणवत्ता के कारण ही हम बता सकते हैं कि वहां की जैविक विविधता कैसी है। नेक्स्ट देखते हैं भू प्रदूषण या मृदा प्रदूषण भी बोल सकते हैं। तो भूमि प्रदूषण, मृदा के ऊपरी मृदा भाग का हटना या अवांछनीय पदार्थों का मृदा में मिलना, जिसके कारण मृदा की उर्वरता, उपजाऊपन खत्म हो जाए, भूमि प्रदूषण कहलाता है। भूमि प्रदूषण कहलाता है। देखिए कि मृदा का जो उपजाऊपन है वो खत्म हो जाए या अवांछनीय पदार्थ मिल जाए, केमिकल्स मिल जाए, तो ये क्या कहलाता है? भूमि प्रदूषण। तो आज बच्चों हमने देखा मृदा के बारे में और विभिन्न वो देखा क्या? प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा में हमने जल का देखा, वायु का देखा, मृदा का देखा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टर्न पर लेके चलते हैं चक्र, जैविक चक्र। थैंक यू बच्चों।